नमस्ते दीदी। बहुत दिनों बाद याद आई हमारी। आपकी तबीयत कैसी है? रागिनी, वह सब छोड़ो, पहले बताओ मम्मी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी बात मम्मी से करवाओ। अच्छा ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ मम्मी जी कहाँ है। मम्मी जी, पिंकी दीदी का फ़ोन है। रागिनी की आवाज़ पर कुसुम ने फ़ोन हाथ में लिया। हेलो कहते ही पिंकी की घबराई सी आवाज़ आई। मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है। माँ बाथरूम में गिर गई है। उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। अरे कैसे? कहाँ? कब? अभी कैसी हैं? कोई है उनके पास? पिंकी की माँ यानी सास के गिरने की खबर सुनकर कुसुम ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। तो प्रति उत्तर में पिंकी रोनी आवाज़ में बोली, वो पुणे में ही हैं। आज रात उन्हें मुंबई के लिए चलना था। उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अब कैसे आएंगी मम्मी? अब मेरा क्या होगा? 2 हफ्ते बाद अनिकेत को कनाडा जाना है और अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है। मम्मी, आप आ पाओगी क्या? पिंकी के पूछने पर कुसुम एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। 1 महीने पहले ही बेटे का ब्याह किया है। नई नवेली बहू को देखते हुए ही प्रोग्राम तय हुआ था कि डिलीवरी के समय पिंकी की सास मुंबई आ जाएगी और 1 डेढ़ महीना रुककर वापस आएगी, तब वह जाएगी। ऐसे कम से कम 2.5-3 महीने तक पिंकी और उसके बच्चे की सार संभार हो जाएगी। तू घबरा मत, देखते हैं क्या हो सकता है। पिंकी को तसल्ली देकर कुसुम ने फ़ोन रखा और प्रेग्नेंट बेटी की चिंता में कुछ देर यूं ही बैठी रही। परिस्थिति वाकई विकट थी। समधन जी के हाथ में फ्रैक्चर होने से उनके साथ साथ सबके लिए मुश्किलें बढ़ गई। क्या कैसे होगा, इस चिंता से उन्हें बहू रागिनी ने उबारते हुए कहा, मम्मी जी, आप दीदी के पास मुंबई चली जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। कुसुम के हिचकिचाने पर उनके ससुर भी बोले, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? रितेश तो है यहाँ, अब तो रागिनी भी है। तुम और सुरेश तुरंत निकलो। पर पापा जी, आप कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल, परहेजी, खाना सब हो जाएगा। मेरे बहू बेटे नहीं होंगे तो क्या, तुम्हारे बेटा बहू तो है ना। अरे पापा जी, रितेश को तो ऑफिस से फुर्सत नहीं है और इसे आए अभी महीना भर भी हुआ है। इसके भरोसे कैसे? कुसुम हिचकिचाई तो 80 बरस के बूढ़े ससुर जी हंसते हुए बोले, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी देखभाल न कर पाऊँ? और ना रागिनी बच्ची है जो घर ना संभाल पाए। तुम्हारी शादी हुई थी तब तुमने 20 बरस की उम्र में सब संभाल लिया था और तुम्हारी सास तो 16 बरस की ही थी जब ब्याह कर आई थी। अरे रागिनी, कैसे नहीं संभालेगी घर? क्यों रागिनी, संभालोगी ना? जी दादाजी। क्या कहती रागिनी और क्या कहती कुसुम? अपने ससुर को कि तब के और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। कुसुम का सिर अपने ससुर के सामने श्रद्धा से झुक गया। विपरीत परिस्थितियों के चलते मैं खुद को संभाल लूँगा कहकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जबकि वह जानती है कि पापा जी को बाथरूम तक जाना भारी पड़ता है। पापा जी और घर की जिम्मेदारी रागिनी के भरोसे छोड़ने में उन्हें डर ही लग रहा था। आजकल की लड़कियां क्या जाने घर की सार संभार, पर पापा जी और परिस्थिति के आगे वह विवश थी। यूं तो रागिनी 1 महीने से घर में है, पर अधिकतर समय तो मायके, हनीमून और घूमने फिरने में ही निकल गया। वह स्वयं बेटे की शादी के बाद बड़े प्रयास से घर की व्यवस्था पुरानी पटरी पर लौट पाई थी। अब यूं अचानक घर छोड़ छाड़ कर मुंबई के लिए निकलने को मन नहीं मान रहा था, पर मौके की नज़ाकत समझते हुए घर की व्यवस्था, पापा जी के परहेज और दवाइयों के बारे में रितेश रागिनी को समझाकर वह और सुरेश तुरंत हवाई जहाज़ से मुंबई के लिए निकल गए। 9वें महीने के आखिरी हफ्ते में कब डिलीवरी हो जाए कुछ पता नहीं। मम्मी पापा को देखकर पिंकी का सारा तनाव छूमंतर हो गया। उनके पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसने पुत्री को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद दामाद अनिकेत कनाडा चले गए।
कुसुम ने घर की सारी व्यवस्था संभाली और सुरेश ने बाहर की। पिंकी और नन्ही परी के बीच समय कैसे निकलता कुछ पता ही नहीं चलता। बनारस फ़ोन करने पर पापा जी यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है कहकर तसल्ली दे देते। 40 दिन बाद पिंकी ने कुसुम से कहा, मम्मी अगले हफ्ते अनिकेत आ जाएंगे, मैं भी चलने फिरने लगी हूँ, आप चाहो तो बनारस चली जाओ। यह सुनकर कुसुम ने राहत की सांस ली। मन तो घर में अटका ही था। सो पिंकी के कहने पर 2 दिन और रुककर कुसुम ने वापसी का टिकट करवा लिया। साथ ही सुरेश और पिंकी को कह दिया कि उनके बनारस पहुंचने की खबर पापा जी रितेश रागिनी को कतई न दे, सरप्राइज़ का मज़ा रहेगा। सरप्राइज़ की बात सुनकर पिंकी खुशी खुशी मान गई, पर सुरेश पहुंचने की सूचना न देने से कुछ असहज थे। रास्ते में ट्रेन में उन्होंने इस बाबत कुसुम से बात की तो वह बोली, पहली बार रागिनी के भरोसे पापा जी और घर की जिम्मेदारी छोड़ी है। पापा जी रितेश तो सीधे साधे हैं, जब भी फ़ोन किया सब ठीक है, चिंता मत करो कहते रहे। अचानक पहुंचने पर रागिनी का असली मूल्यांकन हो पाएगा कि वो घर संभालने में कितनी सक्षम और घर वालों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह सुनकर सुरेश अवाक रह गए। कुसुम के फ़ोन न करने के पीछे छिपी मानसिकता का उन्हें ज़रा भी भान नहीं था। वो तो समझे बैठे थे कि कुसुम अचानक पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य में डुबोने का मंतव्य रखती है। बिना किसी को सूचित किए सुरेश और कुसुम घर पहुंचे तो खुद सरप्राइज हो गए जब घर में ताला लगा देखा। बाहर का गेट किराएदार ने खोला और बताया कि सब लोग सुबह से ही बाहर हैं। घर के बरामदे में उन्हें बैठाकर वह चाबी लेने चला गया। आसपास नज़र दौड़ाते कुसुम सुरेश बेहतर चौंके जब उन्होंने पापा जी के कमरे की बेत की आराम कुर्सी और मेज़ बरामदे में रखी देखी। किराएदार से चाबी लेकर ताला खोला तो सकते में आ गए। पापा जी के कमरे में पर्दे और पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं था। दीवान अलमारी सब बरामदे में लगे छोटे से गेस्ट रूम में आ चुके थे। कमरे का हुलिया देखकर कुसुम को बहुत गुस्सा आया। कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से पापा जी का कमरा सजाया गया था। सुंदर पर्दे, पेंटिंग, केन की कुर्सियाँ जिसमें मखमल की गद्दी लगी हुई थी, अखबार रखने के लिए तिपाई, एक छोटा टीवी, सारी सुविधा से संपन्न बुजुर्ग आज उनकी अनुपस्थिति में गेस्ट रूम में पहुंच गए थे। कल की आई लड़की की हिम्मत देखो सुरेश, पापा जी का ये हाल किया तो हमारा क्या हाल करेगी बुढ़ापे में। आवेश में बड़बड़ाती हुई कुसुम पूरे घर में घूम आई थी। बाकी घर का हुलिया ठीक ठाक ही था। रितेश के ऊपर भी उसे बहुत क्रोध आया। उसी समय कुसुम से मिलने बगल वाली पड़ोसन आ गई। कुसुम को देखकर वह बोली, तुम्हें ऑटो से उतरते देखा तो चली आई, अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, तुम नहीं थी तो तुम्हारे ससुर का तो बड़ा बुरा हाल था। 1-2 बार आई मिलने, तभी जाना कि तुम्हारी नई नवेली बहू ने उन्हें अपने कमरे से बेदखल कर दिया है। मैं तो अक्सर उन्हें बरामदे या लॉन में भटकते देखती थी। अब हम लोग तो उसे कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी आजकल की लड़कियां किसी की सुनती हैं। कहीं पलटकर मुझे कुछ कह देती तो भाई मैं तो ना सह पाती। बस तुम्हारे ससुर को देखकर बुरा लगता था। तुम लोगों ने उन्हें इतने आदर से रखा, पर तुम्हारी बहू ने तो वह बोल ही रही थी कि पिताजी की रौबदार आवाज़ आई, बेटा जी आप मेरे लिए इतना परेशान थी यह जानकर बड़ा अच्छा लगा, पर अपनी परेशानी मुझसे साझा कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। यह सुनकर पड़ोसन हकबका गई और कुसुम सिर पर आंचल रखकर ससुर जी के पांव छूने लगी। आप कहाँ गए थे पापा, और अकेले कहाँ से आ रहे हैं? अकेला नहीं हूँ, रागिनी है बाहर, कोई जानने वाला मिल गया है, उसी से बात करने लगी है। पर ये बताओ तुम लोग आने वाले हो, ये किसी को बताया क्यों नहीं? पापा जी ने पूछा तो सुरेश बगले झांकते हुए बोले, कुसुम आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती थी। सुरेश की बात सुनकर पापा जी कुर्सी से अपनी छड़ी टिकाते बोले, सरप्राइज़ तो हम अच्छे से हो गए, पर जान जाते तुम लोग आने वाले हो तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना लेते, घर पर ही मिलते। सब ठीक तो है पापा? सुरेश ने चिंता से पूछा
तो वह बोले, सब ठीक है भाई, डायबिटीज़ कंट्रोल में है। पापा जी, आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब इस छोटे से गेस्ट रूम में? कुसुम के पूछने पर वह बोले, अरे अभी इन्होंने तो बताया कि तुम्हारी बहू ने मुझे यहाँ भेज दिया। और हाँ बेटा जी, अब पापा जी पड़ोसन से मुखातिब थे। तुम जो अभी मेरी बहू के कान भर रही थी कि मुझे मेरे कमरे से बेदखल कर दिया गया, तो सोचो ऐसी हालत में तो मैं यहाँ दुखी गमगीन सा दिखता और बेटे बहू की नाक में दम न कर देता कि जल्दी आओ। सॉरी अंकल जी, मैंने जो महसूस किया सो कह दिया कुसुम से। दिक्कत यही है, हम जो महसूस करते हैं वो सही पात्र से नहीं कहते। तुमने जो महसूस किया उसकी चर्चा मुझसे कर लेती तो ठीक रहता। अब देखो, जैसे मैं अपने बेटे बहू से नहीं कह पाया कि मेरे बड़े से कमरे में मुझे अकेलापन लगता है। कुसुम सुरेश ने इस घर का सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया, इतने प्यार से सजाया संवारा। पर सच कहूँ तो कमरे से बरामदे और लॉन के बीच की दूरी के चलते आलसवश टहलना छूट गया। अरे तो ये बात पहले क्यों नहीं कही पापा जी? कुसुम के कहने पर पापा जी भावुक होकर बोले, संकोचवश न कह पाया। कैसे कहता बेटी, जिस कमरे के पर्दे के सिलेक्शन के लिए तुम 10 दुकानें घूमी हो, जिसके डेकोर के लिए तुम घंटों नेट के सामने बैठी हो, उस कमरे के लिए कैसे कह देता कि मुझे यहाँ नहीं रहना है? तू तो मेरी प्यारी बहू है, पर तेरी बहू तो मेरी माँ बन गई। वह तो सीधे ही बोली, दादाजी आप दिन भर कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? आलस छोड़िए, बैठे बैठे घुटने और ख़राब हो जाएंगे। उसने मेरे कमरे से कुर्सी मेज़ निकलवा कर बरामदे में डलवा दिया। मैंने कहा कि लेटने के लिए कमरे तक जाना भारी पड़ता है, तो यह सुनकर तुम्हारी बहू बोली, दादाजी जब तक सर्दी है तब तक के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएं। मुझे भी सही लगा। आराम करने की तलब होने पर बरामदे और लॉन से गेस्ट रूम आना सुविधाजनक था। गेस्ट रूम से लॉन बरामदा सब दिखता है। जब मन करता है बरामदे में टहल लेता हूँ, जब इच्छा हो लॉन में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ देख लेता हूँ। किराएदार के बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ मन में ऊर्जा भर देती है। किराएदार के बच्चे नीचे खेलने आते हैं तो 2 बातें उनसे भी कर लेता हूँ। छोटा वाला तो रोज़ नियम से शाम 6 बजे लूडो ले आता है। बुरा ना मानना बेटी, ये कमरा छोटा ज़रूर है, पर इसमें पूर्णता का एहसास है। चलने फिरने में गिरने का डर नहीं रहता। आसपास खिड़की दरवाजे मेज कुर्सी का सहारा है। छड़ी की ज़रूरत नहीं। अरे वाह मम्मी जी आ गई। सहसा रागिनी का प्रफुल्लित स्वर गूंजा। पैर छूते हुए वह चहकी, अरे बताया नहीं आप आ रहे हैं? पता होता तो आज हम हॉस्पिटल न जाते। कुसुम चुप रही तो पापा जी बोले, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। रागिनी चहकते हुए बोली, आज सरप्राइज़ का दिन है क्या? मम्मी जी पता है दादाजी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। देख लो मेरी सैर रंग लाई। पापा जी के कहने पर रागिनी बोली, मम्मी जी बड़े जोड़ तोड़ किए दादाजी को टहलाने के लिए। रोज हम कहते टहलने को तो दादाजी आजकल कहकर टाल देते और अपने कमरे में बंद रजाई ओढ़े ठिठुरते रहते थे। बस एक दिन इलाज निकाला, पापा जी की रजाई और दीवान कमरे से हटाकर यहाँ डाल दी। अब प्यासे को कुएं के पास तो आना ही था। इस कमरे के पास बरामदा होने से इसका अड्डा यहीं जमने लगा है। बरामदे और लॉन की पूरी धूप वसूलते हैं। रागिनी हंस रही थी, पापा जी मुस्कुरा रहे थे, पर कुसुम मौन थी। उसे गंभीर देखकर रागिनी की हंसी थम गई। वह कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी मम्मी, रितेश ने पहले ही कहा था कि मेरी हरकत पर मुझे खूब डांट पड़ने वाली है। सोचा था जब आप आएंगी तब तक जनवरी की कड़ाके की सर्दी निकल जाएगी। आपके आने से पहले सारी व्यवस्था पहले जैसी कर दूंगी, पर आप तो बिना बताए आ गईं और मेरी खुराफात पकड़ी गई। यह सुनकर कुसुम गंभीरता से बोली, बताकर आती तो मूल्यांकन कैसे करती? किस बात का? रागिनी ने अचरज से पूछा।
तो कुसुम बोली, सिक्के के दूसरे पहलू का मूल्यांकन। सिक्के का एक पहलू सही तस्वीर नहीं दिखाता है, ये आज जान लिया। अपने जीवन में मैंने कई बुजुर्ग को उपेक्षित जीवन जीते देखा है। जब घर बनवाया तभी सोच लिया था कि पापा जी को सबसे बड़ा, सुंदर और आरामदायक कमरा देंगे, पर इस चक्कर में हमने पापा जी को कमरे से ही बांध दिया, साथ ही अकेलापन से भी। इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। सर्दी तक तो यहाँ ठीक है, पर गर्मी में पुराने कमरे में रहेंगे पापा जी। पापा जी के पुराने कमरे में लाइब्रेरी शिफ्ट करके एक छोटा सा सोफ़ा और क्वीन साइज़ बेड लगा देंगे। आने जाने वाले पापा जी के कमरे में बैठेंगे, ताकि वहाँ रौनक भी रहे और बड़ा कमरा छोटा भी लगे और पापा जी का दिल भी लगा रहे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो और भी बढ़िया आइडिया है। वैसे दादाजी दिन में यहाँ और रात में वहाँ सो सकते हैं। ये लो जी, एक और आइडिया। सुरेश हंसकर बोले। तो पापा जी बनावटी दुख के साथ कहने लगे, इसका मतलब है कि मुझे दोनों कमरों की देखभाल करनी होगी। रागिनी हंसकर बोली, और नहीं तो क्या, इसी बहाने आपका एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलना फिरना तो होगा। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे, हाय मेरा घुटना जाम हो गया। अपनी नकल करती रागिनी को देख पापा जी मुस्कुराकर बोले, कुसुम तेरी बहू बहुत शरारती है। यह सुनकर कुसुम तपाक से बोली, मेरी बहू नहीं पापा जी, आपकी माँ। सब हंसने लगे। इसी बीच किराएदार के बच्चे की गेंद बरामदे में आ गई। जो पापा जी 2 कदम चलने से कतराते थे, वह बच्चों की गेंद उठाने के लिए लॉन की ओर बढ़ रहे थे। कुसुम सुरेश के लिए यह दृश्य सुखद था। आंटी जी, आप चाय पियेंगी? रागिनी ने पड़ोसन से पूछा, तो वह घर के काम बहुत है कहते हुए उठ गई। शायद उन्हें भी सिक्के के दूसरे पहलू का भान हो गया था। जाती हुई पड़ोसन को कुसुम ने नहीं रोका। उसका ध्यान तो पापा जी की ओर था, जो खिलखिलाते चेहरे के साथ गेंद बच्चों की ओर उछाल रहे थे। दोस्तों, कानों सुनी बातों से ज़्यादा आँखों से देखी बातों पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो हम सुनते हैं वह सच है। और कभी भी पड़ोसियों के बात पर आकर अपने परिवार वालों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग आपके घर में आपके अपने रिश्ते बर्बाद करने की मकसद से आते हैं। वैसे लोगों को हमें घर में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कहानी के साथ। धन्यवाद।